वेलकम टू जुडिशरी लाइब्रेरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दिन से ग्रुप में भी इस चीज़ की बात हो रही थी कि मेंस आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, या फिर बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया कि मेंस आंसर राइटिंग करते कैसे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मेरे जूनियर्स जो हैं उन्होंने पूछा कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं यहाँ आई हूँ। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आप लोग न्यू हैं इस फील्ड में, ठीक है, और आप लोग को कोई नॉलेज नहीं है, आप लोग चाहते हैं कोई गाइड करे, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ प्रिपरेशन का। आप सबसे पहले बेयर एक्ट पे कमांड रखिए, ठीक है। अगर आपकी बेयर एक्ट पे कमांड है, कोई भी बेयर एक्ट, मैं यहाँ सिर्फ मेजर लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मेजर हो, माइनर हो, ईटीसी, एनी लॉ, ठीक है। अगर आपकी बेयर एक्ट पे कमांड है तो समझ जाए आपके उस लॉ पे कमांड है। और अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ चुके हो, बेयर एक्ट पे कमांड बन चुकी हो, तो आप बुक प्रेफर कीजिए उसके बाद, और फिर अपनी नॉलेज का टेस्ट कीजिए। देखिए, यकीन मानिएगा आपकी जो नॉलेज है ना, वो अदर लोगों से बहुत अच्छी होगी। तो आइए मेंस आंसर राइटिंग का आज पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे इससे पहले मेरे 2 वीडियो हैं क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस सेट है, वो आपका प्री से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है एक पेपर, और उसमें कुछ मेंस के क्वेश्चन हैं। और सेकेंड जो सीरीज़ है उसमें भी आपके मेंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था कि मेंस के क्वेश्चन आते कैसे हैं। बहुत लोग डरते हैं इस चीज़ को लेके कि मेंस में क्वेश्चन पुटअप कैसे होते हैं। तो एक मैं आइडिया देती हूँ आपको एग्ज़ाम का। जो एग्ज़ाम होता है वो लाइक आपके कॉलेज एग्ज़ाम की तरह ही होता है, ठीक है। आप कॉलेज में प्री देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, मेंस देते हैं, एग्ज़ाम टेस्ट, एंड इंटरव्यू जो होता है वो मैं बोल देती हूँ वाइवा, एज लाइक, ठीक है। तो एकदम इसको आप एग्ज़ाम की तरह ही मानिए, कॉलेज एग्ज़ाम की तरह। इसको बहुत हैवी मत बनाइए कि नहीं ये जुडिशरी का एग्ज़ाम है, ईटीसी वगैरह वगैरह। जितना आप लाइटली लेंगे उतनी ईजिली क्रैक कर सकेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर राइटिंग फॉर जुडिशरी। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टेट ब्रीफली द सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संक्षेप में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आज की जो मेंस आंसर राइटिंग है ये बोथ लैंग्वेज में, मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। जो हिंदी वर्जन है वो आपका इंग्लिश ट्रांसलेटेड है, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कुछ एरर हो सकती है हिंदी में, बट इंग्लिश में एरर नहीं है। इसीलिए ये दोनों मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो आप लोग इस मेंस आंसर राइटिंग को देखिए, इसका तरीका देखिए किस तरह लिखा गया है। इसके बाद मैं इस पे और भी वीडियो ले आती रहूँगी ताकि आपको एक आइडिया होता रहे कि मेंस आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, स्पेशली बिगनर्स। ओके, तो आंसर है आपका, संक्षेप में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस एमंग द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। द दिस इज ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्ट फीचर्स। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर एज फॉलो। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है वो अब मैं यहाँ डिस्क्राइब आपको करने जा रही हूँ, एक एक जो मैंने 12 कैरेक्टर्स लिखे हैं आपके, ठीक है। वैसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वाकई वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, बिकॉज ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। फर्स्ट है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the longest and most detailed constitutions of the world. Originally, it contained 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules since its commencement in 1950. जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आपका लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वर्ल्ड का, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका ओरिजिनेट हुआ था तो इसमें 395 सेक्शन थे। प्रेजेंट में इसमें कितने सेक्शन हैं? प्रेजेंट में आपके 450 से ज़्यादा आपके सेक्शंस हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं, एंड 22 पार्ट्स। जब ओरिजिनेट हुआ था 22 पार्ट्स है, प्रेजेंट में भी 22 पार्ट्स ही हैं, ठीक है। एंड आपका 8 शेड्यूल था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है प्री में कि आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें कितने शेड्यूल थे, तब इसमें 8 शेड्यूल था। प्रेजेंट में कितने शेड्यूल हैं? प्रेजेंट में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और इसका जो कमेंसमेंट डेट है वो 1950 में है, 1950 में, 26 जनवरी 1950। क्या कोई बता सकता है 26 जनवरी 1950 को क्यों इसकी कमेंसमेंट डेट को चुना गया? बिकॉज 26 जनवरी 1930 को हमारा तिरंगा लहराया गया था और उसके बाद हमारे देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तभी से ये जो डेट है 26 जनवरी 1930 की, उसी के 20 साल बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू किया गया था।
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 को लागू हुआ यानी कमेंसमेंट हुआ? तो ये आपका आर्टिकल 393 है। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down the structures not only of the central government but also of the states। आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बड़ा है? क्योंकि वो ना सिर्फ आपके सेंट्रल की बात करता है, मीन्स ना सिर्फ आपकी केंद्र सरकार की बात करता है, बल्कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करता है। उसमें आपका स्टेट से रिलेटेड भी प्रोविजंस है एंड आपका सेंट्रल से रिलेटेड भी प्रोविजंस है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि आपका जो ऑर्डिनेंस पास होता है, जो आपका प्रेसिडेंट पास करता है, वो अंडर आर्टिकल 123 पास करता है, एंड जो आपका गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है वो 213 में पास करता है। देखिए, मैंने आपको दोनों सेक्शन बता दिए, ऐसे ही बहुत सारे, मैंने आपको दोनों आर्टिकल बता दिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आपके सेंट्रल से रिलेटेड है एंड स्टेट से रिलेटेड है, एंड ना सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, इवन आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी वहाँ बात की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। सेकेंड है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो रूप है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया into a sovereign democratic republic. It thus provides for the establishment of a democratic form of government in the country. In a democratic, the government derives all its authority from the will of the people. India is a free and independent country and free to determine its external and internal policies according to its own will. Means जो आपका रूप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपका है डेमोक्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, मीन्स इसकी जो पूरी पावर है वो आपकी किस में वेस्टेड है? ये आपकी वेस्टेड है पीपल ऑफ इंडिया में। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका इंडिया है ये फ्री है। किस लिए फ्री है? अपने एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसी के लिए फ्री है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है अपनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को। ये किसी पे डिपेंड नहीं है और ना ही ये किसी कंट्री के द्वारा गवर्न किया जाता है। ओके, तो ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फीचर्स। थर्ड है सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अडॉप्टेड एंड गिवन टू देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर सोवरेन राइट्स। द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया in our constituent assembly do hereby adopt, enact and give to ourselves. This constitution makes it clear that the real power is in the hand of the people of the India, both in the union and in the states. Means आपकी जो sovereignty of the people है, जो आपकी sovereignty है वो आपकी people में vested है। मीन्स इसका जो सोर्स है विद द पीपल ऑफ इंडिया है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो आपके विद पीपल ऑफ इंडिया में वेस्टेड तो है ही साथ आपका यूनियन एंड स्टेट में भी वेस्ट है। ओके, तो ये आपका सोवरेनिटी ऑफ द पीपल है। 4 है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो आपका कैसा है? पार्लियामेंट्री है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बोथ एट द सेंट्रल एंड इन द स्टेट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिका। मीन्स जो इंडिया की गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो पार्लियामेंट्री है और जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का रूप है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो 2 तरह की गवर्नमेंट होती है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? तो द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर द फॉलोइंग्स। मीन्स इसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज the president is a nominal and constitutional head but the real executive power is vested in the council of ministers whose head is the prime minister। means जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है उसमें जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और जो रियल पावर होती है वो किस में वेस्ट होती है? तो जो रियल पावर होती है वो वेस्ट होती है पीएम में। ओके, लाइक आपका ब्रिटेन के किंग वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, लाइक उसी तरह होता है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का ही किंग है। सेकेंड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली
रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और जो मिनिस्ट्री होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। उसकी जो सामूहिक दायित्व होता है वो होता है लोकसभा के प्रति। द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द इलेक्टेड मेंबर्स of the legislature directly elected by the people. On the other hand, in a presidential form of government, the head of the state, that is the president, is the real executive, directly elected by the people and responsible to the people. जो आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है वो आपकी बाई पीपुल इलेक्ट होती है, और उसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और वो पीपुल के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। बट आपका जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसमें जो होता है आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका पीपुल के द्वारा इलेक्ट नहीं होता है। मीन्स आपका लोक साधारण के द्वारा आपका इलेक्ट नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट। ओके, और ना ही प्रेसिडेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा पीपुल के लिए। 5 कैरेक्टर है, 5वां कैरेक्टर है इसका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से तो मुझे लगता है कि सभी लोग एक्वांटेड होंगे। मीन्स आपका आर्टिकल 12 to 35 बात करता है पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स की। भाई सोल है फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। These rights are necessary for the development of individual personality. These rights are, however, not absolute rights. They are restricted rights and can be restricted, abridged and taken away when it is necessary in the public interest. Means आपका जो फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 12 to 35, 32 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। ओके, बट जो आपका राइट दिया हुआ है 30 तक मैं बोलूँगी दिया हुआ है आपका फंडामेंटल राइट्स है। जो आपके राइट्स हैं, जो मतलब आपके इक्वलिटी का राइट्स है 14 to 18 है, 19 में आपका फ्रीडम का राइट है, 19 to आई थिंक 19 to 22 है, 19 to 22 है, एंड 23 24 आपका एक्सप्लॉयटेशंस का है, एंड 25 to 28 आपका है आप रिलीजन्स का आपका राइट्स है, एंड 29 to 30 आपका आई थिंक एजुकेशन का है, याद नहीं आ रहा, भूल गए। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बट ये आपके एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। मीन्स इन पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। विदाउट रिस्ट्रिक्शंस कोई भी राइट्स नहीं हैं आपको मिले। ठीक है, आपका आर्टिकल 21 में भी आपका अगर कि आपके राइट्स की वजह से किसी को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो हाँ कोर्ट या फिर गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, आप आर्टिकल 19 को ही ले लीजिए, उसके रिस्ट्रिक्शन तो जानते ही होंगे। 6M Directive Principle of State Policy. The Directive Principle of State Policy contained in Part 4 of the Indian Constitution set out the aim and objective to be followed by the state in the governance of the country. Although they are not justiciable in the court of law, yet they are very important and fundamental in the governance of the country. मीन्स जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये आपका पार्ट 4 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर भी आर्टिकल 37 गवर्नमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट आपका इसको इन्फोर्स करा सकती है। ये आपके जो स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो इसी के अंडर रहकर बनाई जाती है स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और इसके लिए अगर आपका ये जो इन्फ्रिंज होता है आपका ये जो फंडामेंटल राइट आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आप इसको लागू कराने के लिए मतलब कोई स्टेट है आपका कोई पॉलिसी लाया स्टेट, ठीक है, और उस पॉलिसी पे वर्क नहीं हो रहा है, तो आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट उसको इन्फोर्स कराने के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये बात बोलता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये लोक कल्याण के लिए होती है। 7 है मिक्सचर ऑफ रिगिडिटी with flexibility. A rigid constitution is one which requires a special procedure for amendment of its provisions, while in a flexible constitution, the provisions of the constitution can be amended by an ordinary legislative process. A written constitution is generally said to be rigid. The Indian constitution, though written, is sufficiently flexible. It is only a few provisions of the constitution which can
be amended by the special procedure that is requiring the consent of the state of the हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। मीन्स आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है एंड ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मीन्स ना ही आप इसको ईजिली से अमेंड कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप इसको अमेंड ही नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर किसी भी चीज़ को स्थिर कर दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, ताकि वक्त के साथ कब का बना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का, अगर इसमें चेंजेस होते ही नहीं तो क्या आप उसको इस टाइम में झेल सकते थे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वक्त के साथ परिवर्तन जरूरी है, वो फिर किसी भी चीज़ में हो, आपका बुक्स में हो, अमेंडमेंट के थ्रू, या फिर आपकी लाइफ में हो। ठीक है, वक्त के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप इसके कुछ प्रोविजंस आप सिंपल मेजोरिटी के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ को आप सिंपल मेजोरिटी के बिना भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है। इसमें मैं आपको एक आर्टिकल बता सकती हूँ जिसमें आपको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है। ये आर्टिकल आपका 368 ही है। ओके, 368 पार्ट 20 डील करता है। पार्ट 20 में केवल एक ही सेक्शन है 368 आपका, एंड 8 पॉइंट है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट ऐड, सेकेंड अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ था। The new chapter, namely Chapter 4A, added by the 42nd Amendment Act of for the first time, provides for certain fundamental duties of citizens. These duties are intended to serve as a constant reminder to every citizen that while the Constitution is specifically conferred on them certain fundamental rights, it is also required them to observe certain basic duties as the norms of democratic conduct and democratic behavior. मीन्स आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। ठीक है, ये पहले नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका कब हुआ था? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में हुआ था, आपका 4A में ऐड हुआ था। ये किस कंट्री से लिया गया? तो USSR से लिया गया, प्रेजेंट में सोवियत संघ से लिया गया है। प्रेजेंट में रशिया के नाम से हम लोग उस कंट्री को जानते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आपका कहाँ से बोरोड है, तो ये आपका रशिया से है। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपका क्या कहा गया है कि कुछ ड्यूटीज़ हैं जो आपके सिटीजन्स को फॉलो करनी चाहिए, बट अगर नहीं फॉलो करते तो इसके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। ओके, इसके लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। लाइक आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि आप देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखेंगे। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा उनकी रक्षा के लिए तो आप जाएंगे, आप अच्छा बिहेवियर करेंगे, ऐसी परंपराओं का त्याग करेंगे जो वुमेन्स के अगेंस्ट हो। ठीक है, उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो। तो यही सारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 9 पॉइंट है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। An independent and impartial judiciary is essential for the success of any democratic system. The Indian Constitution provides for the establishment of an independent judiciary so that the various rights granted to the citizens of the country can be protected from the arbitrary and unlawful legislative and executive interference. मीन्स आपका जो 9 पॉइंट का इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आप खुद सोचिए अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होती हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या किसी को न्याय मिल सकता था? नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन है, इतना ज़्यादा करप्शन है। और इस करप्शन में अगर आपकी जो जुडिशरी है वो फ्री फॉर्म में नहीं होती तो किसी को भी सच मानिए ना न्याय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका आर्बिट्ररी एंड अनलॉफुल लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट होती है। ठीक है, आपका 10 है a secular state. In Indian Constitution, no religions has been recognized as state religions. It treats all religions equally, but this freedoms, like other freedoms, is also subject to reasonable restrictions.
मीन्स आपका जो सेक्युलर स्टेट है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा भारत है, वो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघ है। ओके, मीन्स हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं। स्टेट का कोई पार्टिकुलर धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है कि नहीं उस स्टेट में चले जाइए, वहाँ एक धर्म चलता है, वो पार्टिकुलर धर्म है वहाँ का, वहाँ उसको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति के हों, आपको जो सम्मान अपने स्टेट में मिलता है वही सम्मान आपको दूसरे स्टेट में मिलेगा। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है। ओके, और इसीलिए वो सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मीन्स एब्सोल्यूट राइट मीन्स ये आपका पूर्णता अधिकार नहीं है। मीन्स इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है कि आपकी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर इम्पोज करने लायक होंगी कंडीशन तो इम्पोज की जाएंगी, देन अदरवाइज नहीं की जाएंगी। एंड 11 पॉइंट है एडल्ट सैफ्रेज। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन who is citizens of India and who has attained the age of 18 years is entitled to vote in parliamentary and the state legislative assembly elections for electing their representatives. There is no discrimination in this respect on ground of sex, caste, religion, property etc. मीन्स जो आपका 11 पॉइंट है वो एडल्ट सैफ्रेज की बात करता है, यानी वयस्क मताधिकार की बात करता है अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। और वयस्क मताधिकार, जो भी पर्सन आपके 18 प्लस हो चुके हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स उनको राइट टू वोट होता है और उनसे किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। वो ग्राउंड क्या होने चाहिए? सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्रॉपर्टी ईटीसी, किसी भी ग्राउंड पे, एनी ग्राउंड, उन्हें किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अगर वो 18 प्लस हैं तो राइट टू वोट उनका राइट है, सिंपल सा। एंड लास्ट पॉइंट है आपका सिंगल सिटीजनशिप। Though the Indian Constitution has adopted the federal principles of the American Constitution, but it had opted for a single citizenship that is the citizenship of India. There is no state citizenship. तो ये आपका जो लास्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। तो ये मैं आपको बता दूँ सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। आप अमेरिका में चले जाइए, वहाँ आपकी 2 सिटीजनशिप चलती है। पहला आपका जो कंट्री है उसकी सिटीजनशिप रहेगी, देन उसके बाद कोई भी स्टेट अपना सिटीजनशिप दे सकता है, उसके पास राइट है। बट अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको एक सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएं। सो सारे जो इंडिया में पीपल्स रहते हैं और सिटीजन्स हैं तो उन्हें इंडियन ही कहा जाएगा, यानी भारतीय ही कहा जाएगा। तो ये है आपका इंडियन सिटीजनशिप। यहाँ एकल नागरिकता चलती है, मीन्स सभी आपकी इंडियंस हैं। तो यहाँ इंग्लिश वर्जन कंप्लीट है। तो ये आपका हिंदी है, जिसको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसकी PDF मैं वैसे ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगी मैम से कह के, और आप इसको देख लीजिए। उसके बाद इसकी PDF की लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। ओके, जो भी हिंदी मीडियम के हैं उन देख लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप लोग के यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा विदाउट हेजिटेशंस, और मैं सभी का आंसर करूँगी। और हो सके तो टेलीग्राम पे लाइव आके आप लोग को इसका आंसर कर दूँगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। इसकी PDF का जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। तो कल तो नहीं, आपका मैं नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करती हूँ, देखती हूँ, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे इसका अपडेट मिल जाएगा कि कब आपका नेक्स्ट टॉपिक अपलोड होना है और क्या टॉपिक होगा। तो वहाँ जो भी क्वेश्चन अपलोड होंगे उसी के आंसर मैं यहाँ प्रोवाइड करूँगी, और कोई नहीं। ओके, तो जो प्रॉब्लम होगी आप लोग बताइएगा। थैंक यू।